ये कहानी उस लड़के की जो लेनिनग्राद की टूटी फूटी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर एक कमरे में पला, जिसके पास ना अच्छा खाना था, ना पहनने को अच्छा कपड़ा, ना अपने लिए अलग वॉशरूम और ना कोई खास सुविधाएं। कभी दिन भर चूहों के पीछे दौड़ने वाला दुबला पतला एक बच्चा आगे चलकर दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में गिना जाने लगा। ये कहानी मौजूदा दौर में विश्व के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक व्लादिमीर पुतिन की है। वो पुतिन जिनके बारे में अफवाह उड़ती है कि वो जवान रहने के लिए हिरण का खून पीते हैं, उसकी सींग से निकला रेड एक्सट्रैक्ट शरीर में इंजेक्ट करवाते हैं ताकि 73 साल की उम्र में वो 40 साल के दिख सके, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बीमार पड़े तो असली पुतिन की जगह उनके कई हमशक्ल हैं जो दुनिया में भेज दिए जाते हैं, जो कभी बर्फ से भरे पानी में डुबकी लगाकर स्नान करते हैं, कभी घोड़ों पर सवारी करते हैं और कभी अपनी बेबाकी से दुनिया को हैरान करते हैं। यह कहानी उस पुतिन की है जिस पर यकीन करने वाले उन्हें रूस का सबसे कमिटेड लीडर मानते हैं, जिसने रूस का फिर से उद्धार कर दिया। तो उनके नफरत करने वाले आज के दौर में उन्हें हिटलर से तुलना करते डिक्टेटर कहते हैं, The Russian dictator. Hostile dictator. लेकिन सवाल यह है कि असली पुतिन कौन है? कैसे एक मामूली दुबला पतला केजीएफ जासूस आज क्रेमलिन की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंच गया, दुनिया का सबसे ताकतवर नेता बन गया? पुतिन का परिवार उनके साथ क्यों नजर नहीं आता? पुतिन की जिंदगी इतनी सीक्रेट क्यों है? उनके बच्चों के चेहरे तक साफ साफ क्यों नहीं दिखते? कैसे रूस में उनके बड़े बड़े दुश्मन या तो आज जेल में हैं या फिर देश को छोड़ चुके और या फिर जिंदा ही नहीं बचे? आज कहानी व्लादिमीर पुतिन की। इससे पहले कि हम पुतिन की कहानी शुरू करें, हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि पुतिन कौन है, कैसे ताकतवर बने, उनको लेकर कौन कौन सी अफवाहें हैं, कैसे उनके दुश्मन टिक नहीं पाते। हम आपको दिखाने वाले हैं कैसे पुतिन की शुरुआत एक ऐसे कमरे में हुई थी जहां भूख, मौत और चूहे थे। हम आपको दिखाने वाले हैं कैसे फिल्म से पैदा हुआ उनका सपना कि मैं जासूस बनूंगा, कैसे जासूस बनने के बाद सिस्टम की कमजोरी ने कभी पुतिन को परेशान कर दिया था। इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे केजीबी से रिटायर होकर पुतिन पॉलिटिक्स के मैदान में आए, कैसे एक शराबी राष्ट्रपति के साथ उस दौर में बेहद शांत रहने वाले पुतिन ने जासूसी की शुरुआत की, फिर कैसे गरीबी से रूस को निकाला, कैसे ताकत बढ़ाई, कैसे संविधान से खेल खेला और कभी कुर्सी ना छूटने वाली स्क्रिप्ट लिख दी। पुतिन के दुश्मनों की कहानी भी हम आपको सुनाएंगे कि जिन्हें जेल, जहर या प्लेन क्रैश में उड़ा दिया गया। उनके परिवार के बारे में बात करेंगे जो दुनिया की नजर से गायब हो गए हैं, और आखिर में यह समझेंगे कि पुतिन कौन है, हीरो, विलेन या सिस्टम की पैदावार। लेकिन इस सारी कहानी को शुरू करें उससे पहले आप दर्शकों का शुक्रिया। हमारे व्हाट्सएप चैनल से लगभग 3.5 लाख लोग जुड़ चुके हैं, ज्यादा ही जुड़े इससे। आप में से जो लोग नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़िएगा ताकि हमारे आपका रिश्ता मजबूत हो और ये कहानियां हम आप तक और पहुंचा सकें। अब शुरू से पुतिन की कहानी शुरू करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया को यह लगा था कि इंसानियत ने सबक सीख लिया है। करोड़ों लाशें, बर्बाद शहरों और टूटे परिवारों के बाद यह भरोसा पैदा हुआ कि युद्ध जो है वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि अपने आप में युद्ध एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद दुनिया के तमाम देश बैठे और फिर यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था बनाई ताकि कोई भी देश इतनी आसानी से किसी दूसरे देश पर चढ़ाई ना कर सके। लेकिन 21वीं सदी ने दिखा दिया कि इंसानों की याददाश्त बहुत छोटी होती है। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ग्लोबलाइजेशन, स्पेस मिशन, एआई सब कुछ मॉडर्न हो गया, लेकिन लड़ाई करने का इंसानी फितरत जो थी वो नहीं बदली। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर वॉर शुरू कर दी और इस वॉर के बाद से ही तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाएं दुनिया भर में छा गई। यूनाइटेड नेशन में रूस के खिलाफ 140 से ज्यादा देशों ने वोट किया। अमेरिका, यूरोप ने सैंक्शंस लगाए, नेटो ने धमकियां दी, लेकिन पुतिन पीछे नहीं हटे। वो हमेशा मुस्कुराकर कहते रहे कि हम जो कर रहे हैं सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। यूक्रेन के शहर आज भी जल रहे हैं, आज भी लोग शेल्टर होम में हैं, बॉर्डर पार कर रहे हैं और लाखों लोग परेशान बैठे हैं। लेकिन पुतिन क्रेमलिन की लंबी मेज पर बैठे जनरलों के साथ अपना अलग प्लान बना रहे हैं। अब दुनिया आज पुतिन को दो हिस्सों में देखती है।
एक खबर कहता है कि पुतिन ही थे जिन्होंने सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जो रूस बिखरा था उसे फिर से खड़ा किया। उन्होंने रूस की इकोनॉमी को मजबूत किया, उनकी सेना को मजबूत किया, रूस के लोगों को सशक्त किया। और दूसरे हैं जो ये कहते हैं कि ये पुतिन हैं जिन्होंने चेचन्या, जॉर्जिया, क्रीमिया, सीरिया से लेकर यूक्रेन तक जहां जहां मौका मिला वहां वहां युद्ध की शुरुआत कर दी। आरोप लगता है कि विपक्ष को कुचला और रूस को आज एक डिक्टेटरशिप की तरह बना दिया जहां पर अनंत काल तक वही राष्ट्रपति रहने वाले हैं। अब जो भी हो, इतना तय है कि अगर आज दुनिया में कोई एक इंसान जिसकी मर्जी से न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च हो सकती है तो उन नामों में सबसे ऊपर नाम व्लादिमीर पुतिन का आता है। और इसीलिए पुतिन को शुरू से समझना जरूरी है कि पुतिन कहां से यहां तक पहुंचे। तो पुतिन का जन्म जो है वो 7 अक्टूबर साल 1952 को सोवियत यूनियन के लेनिनग्राद शहर में हुआ था। इस शहर को आज हम सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जानते हैं। यही वो शहर है जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन सेना ने करीब 872 दिन तक घेर के रखा था। शहर पर इतनी भयानक बमबारी हुई, इतना जबरदस्त घिराव हुआ कि लाखों लोग बीमारी से मर गए। पुतिन के पिता व्लादिमीर सोवियत नेवी में थे और बाद में युद्ध के दौरान उन्होंने जमीन पर लड़ने वाली यूनिट में भी काम किया जहां वो बुरी तरह घायल हो गए। उनकी मां मारिया की बात करें तो वो फैक्ट्री में काम करती थी। दादा सोवियत लीडर व्लादिमीर लेनिन और जोसेफ स्टालिन के लिए शेफ के तौर पर काम कर चुके थे। यानी घर गरीब था लेकिन सिस्टम से जुड़ा हुआ घर था। पुतिन के पैदा होने से पहले ही परिवार ने अपने 2 बेटे खो दिए। बड़े भाई अल्बर्ट बचपन में ही गुजर गए और दूसरे भाई विक्टर का 1942 में भूख और बीमारी के चलते निधन हो जाता है। जब लेनिनग्राद जर्मन घेराबंदी को झेल रहा था तब पुतिन इतने छोटे थे कि उन्हें यह पता ही नहीं चला कि उनके भाई को दफनाया कहां गया। एक तरह से कहें तो पुतिन अपने माता पिता की आखिरी उम्मीद थे। यही वजह है कि उनके माता पिता ने पुतिन को जैसे तैसे बचाकर बड़ा किया, भले ही खुद कितनी भी मुश्किलों से गुजरना पड़ा। जंग के हालात के बाद लेनिनग्राद का हाल इतना बुरा था कि ज्यादातर लोग कम्युनल अपार्टमेंट में रहते थे, यानी एक फ्लैट में कई परिवार जिनका अपना छोटा सा कमरा, लेकिन किचन और बाथरूम सबके लिए कॉमन। पुतिन का परिवार भी 5वीं मंजिल पर एक कमरे में रहता था। जब नीचे से ऊपर तक सीढ़ियां चढ़ो और हर मंजिल पर किसी और की रसोई गंध आए, किसी और का झगड़ा सुनाई पड़े, किसी बच्चे के रोने की आवाज, तब समझ में आता था कि कम्युनल अपार्टमेंट में जिंदगी कैसी होती है। बाद में पुतिन ने कहा भी कि मैं एक आम परिवार से आता हूं, बहुत लंबा समय मैंने इसी तरीके से गुजारा है। उन दिनों लेनिनग्राद का इलाका गरीबी, गुंडों, चोरी और झगड़ों से भरा था। पुतिन अक्सर बताते हैं कि बचपन में उनका आधा दिन घर के बाहर दीवारों पर चढ़ने और दोस्तों के साथ भागदौड़ करने और सबसे ज्यादा तो चूहा भगाने में निकलता था। एक बार उन्होंने कहा कि जब वो एक मोटे और खतरनाक से चूहे को पकड़ने के लिए उसे घेरने लगे तो अचानक से वो चूहा उनकी तरफ झपट्टा मार दिया। उस दिन पुतिन कहते हैं कि पहली बार मुझे समझ में आया कि कोई भी प्राणी चाहे कितना कमजोर लगे, अगर आप उसे कोने में घेरोगे तो वो पलटकर वार करेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि आज भी पुतिन इस रैट स्टोरी को याद रखते हैं, खासकर जब वो नेटो और पश्चिमी देशों के बारे में बात करते हैं। खैर, ये तो शुरुआत थी। पुतिन फिर स्कूल गए। स्कूल में पुतिन टॉपर टाइप बच्चे नहीं थे, हालांकि उनमें ऊर्जा बहुत थी। उनकी एक टीचर वेरा गुरेविच की माने तो पुतिन क्लास में शांत नहीं थे, लेकिन एक अजीब सा फोकस था। किताबें पढ़ना पसंद था, खासकर कार्ल मार्क्स, लेनिन जैसे विचारधारा या जासूसी थ्रिलर टाइप कहानियां। खाली समय में वो सिनेमा हॉल में फिल्म देखने चले जाते और वहीं से उनकी जिंदगी की दशा और दिशा बदल जाती है। करीब 12 साल की उम्र में पुतिन ने सोवियत रेड आर्मी के स्पोर्ट्स क्लब में सैम्बो और जूडो सीखना शुरू किया। उनकी मां को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उनकी मां को यह लगता था कि ये लड़का दिन भर मारपीट में लगा रहेगा तो फिर पढ़ाई क्या करेगा, लेकिन पुतिन जिद्दी थे। उन्होंने ट्रेनिंग जारी रखी और थोड़े समय में जूडो में अच्छी लेवल की परफॉर्मेंस देने लगे। जूडो सिर्फ फाइटिंग नहीं है, ये एक माइंडसेट है, सामने वाले की ताकत और उसके ही खिलाफ इस्तेमाल करना, टाइमिंग से खेलना, ग्रिप जमाना और अगर गिरना पड़े तो ऐसे गिरना कि चोट कम लगे और आप तुरंत उठकर दोबारा लड़ सको। यही चीज आगे चलकर अगर आप गौर करेंगे तो पुतिन की सियासत में भी दिखाई पड़ती है। जब भी वो किसी मौके को अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर एक फिल्म आती है और वहां से जासूस बनने की तमन्ना होती है। टीनेज में ही पुतिन की जिंदगी में एक फिल्म आई, एक स्पाई मूवी, जिसमें दिखाया गया कि कैसे केजीएफ के जासूस देश के लिए सीक्रेट मिशन करते हैं।
दुश्मन की प्लानिंग को पकड़ते हैं और पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ कंट्रोल करते हैं। कहा जाता है कि पुतिन इस फिल्म से इतने प्रभावित हुए कि तय किया कि मुझे भी यही करना है, केजीबी में जाना है, जासूस बनना है। कक्षा 9 में ही वो सीधे केजीबी के दफ्तर पहुंचे और कहा, मैं जासूस बनना चाहता हूं, मुझे क्या करना होगा। वहां बैठे अफसर ने मुस्कुराकर कहा, कितनी जल्दी, पहले लॉ की पढ़ाई तो कर लो, फिर देखेंगे। पुतिन के लिए कोई सामान्य जवाब नहीं था, बल्कि एक सीधी गाइडलाइन थी। पुतिन ने इसको दिल से लगाया। साल 1970 में लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया। यहीं से बाकायदा योजना बनाकर रास्ता तय किया। पहले कानून की पढ़ाई की, फिर केजीबी और फिर जो भी किस्मत करवाती गई। साल 1975 में ग्रेजुएशन के बाद 23 साल के व्लादिमीर पुतिन को आखिरकार वही हासिल हुआ जिसका वो बचपन से सपना देख रहे थे, केजीबी में जाओ। उन्हें लेनिनग्राद की 401वीं केजीबी स्कूल में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, जहां उन्होंने काउंटर इंटेलिजेंस, विदेशी मिशन, गुप्त ऑपरेशन सब कुछ सीखना शुरू किया। शुरुआती साल उन्होंने अपने शहर लेनिनग्राद में बिताए, जहां उनका काम विदेशी डिप्लोमेट और काउंसलर ऑफिसर्स पर नजर रखना और इससे जुड़ी इंटेलिजेंस को इकट्ठा करना था। साल 1985 में पुतिन के करियर में बड़ा मोड़ आया। उन्हें ईस्ट जर्मनी के शहर ड्रेस्डेन में पोस्टिंग मिली। आधिकारिक तौर पर उनका रोल जर्मन ट्रांसलेटर जैसा बताया गया, लेकिन असल काम था केजीबी और ईस्ट जर्मन सीक्रेट पुलिस स्टासी के साथ मिलकर ऐसे लोगों पर नजर रखना जो सोवियत यूनियन के खिलाफ काम कर सकते थे। ये वो दौर था जब जर्मनी 2 हिस्सों में बटा हुआ था, ईस्ट जर्मनी सोवियत ब्लॉक के साथ और वेस्ट जर्मनी अमेरिका यूरोप के इन्फ्लुएंस में। ईस्ट के बहुत से लोग आजादी और बेहतर लाइफ के लिए वेस्ट की तरफ भागना चाहते थे, इसीलिए बर्लिन वॉल जैसी दीवार तक खड़ी कर दी गई थी। ड्रेस्डेन में बैठा पुतिन नेटो की प्लानिंग कर रहा था। जर्मन पॉलिटिक्स असंतुष्ट नेताओं के गतिविधियों पर रिपोर्ट बनाता था। धीरे धीरे उनके पास इतना कंट्रोल आ गया कि केजीबी के लोकल ऑफिस में किसको रिक्रूट करना है, किसका ट्रांसफर करना है, इस पर भी वो बात करने लगे। सब ठीक ठाक चल रहा था। तभी साल 1989 में पूरी दुनिया के सामने एक तस्वीर आई कि हजारों लोग बर्लिन की दीवार पर चढ़कर उसे तोड़ रहे हैं। वो दीवार सिर्फ कंक्रीट की दीवार नहीं थी, वो सोवियत कंट्रोल के खिलाफ खुले बगावत की शुरुआत थी। जब बर्लिन वॉल गिर रही थी उस समय पुतिन ड्रेस्डेन में केजीबी के ऑफिस में तैनात थे। भीड़ सिर्फ बर्लिन तक सीमित नहीं थी, लहर पूरे ईस्ट जर्मनी में फैलने लगी। एक दिन गुस्साई भीड़ ड्रेस्डेन के केजीबी और स्टासी ऑफिस की तरफ बढ़ी। पुतिन ने खतरा भांपकर सोवियत मिलिट्री हेडक्वार्टर को फोन किया कि भीड़ ऑफिस की तरफ आ रही है, हम खतरे में हैं, फोर्स भेजिए। जवाब मिला, हम मॉस्को के आदेश के बिना कुछ नहीं कर सकते, यानी सामने भीड़ है, पीछे कोई बैकअप नहीं। इस वक्त पुतिन के पास 2 ऑप्शन था, पहला भाग जाओ, दूसरा डटे रहो। उन्होंने दूसरा चुना। वो अकेले बाहर निकले, भीड़ के सामने खड़े हुए और जोर से बोले, यहां सोवियत सैनिक हैं, हथियार है, अगर कोई अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो फायरिंग होगी। उनके चेहरे का कॉन्फिडेंस देखकर भीड़ रुक गई। बहुत से लोग कहते हैं कि उस दिन पुतिन ने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बचाई, बल्कि खुद को भी साबित कर दिया कि वो खतरे से भागने वाले नहीं है। लेकिन साथ ही उनके अंदर एक गहरा सवाल बैठ गया कि जब मैं जान पर खेलकर देश के लिए काम कर रहा था, तब मॉस्को ने मुझे आखिर अकेला क्यों छोड़ दिया। और यहीं से पुतिन का सोवियत सिस्टम से भरोसा हिलने लगा। उन्हें समझ आया कि ऊपर बैठे नेता जनता और अपने लोगों से कट चुके हैं। अफगानिस्तान में हार, बर्लिन वॉल का गिरना और अंत में सोवियत यूनियन का टूटना, ये सब मिलकर पुतिन के दिमाग में एक बात बैठा रहे थे कि सिस्टम कमजोर हो चुका है। दयालु दिखने वाले लेकिन कमजोर नेता देश को बिखेर देते हैं। और यहीं से केजीबी से रिटायर होकर वो पॉलिटिक्स में आए। साल 1990 में पुतिन केजीबी से लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के साथ रिटायर हुए और वापस लेनिनग्राद लौट आए। अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी में एक्सटर्नल रिलेशन डिपार्टमेंट में काम शुरू कर दिया और यहीं पर उनकी मुलाकात हुई एंटोली सोबचाक से, जो बाद में लेनिनग्राद के पहले डेमोक्रेटली चुने गए मेयर बने। सोबचाक करिश्माई थे, पॉपुलर थे और वेस्ट से अच्छे रिश्ते रखने वाले नेता थे। उन्हें पुतिन की शांत, डिसिप्लिन और लो प्रोफाइल लेकिन काम करने वाली स्टाइल पसंद आई और उन्होंने पुतिन को अपना सलाहकार बना लिया। सोबचक के साथ काम करते हुए पुतिन को पहली बार ओपन पॉलिटिक्स का जायका मिला। वो शहर के विदेशी इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल डील, बिजनेस लाइसेंस देखते थे। इस बीच उन पर कुछ करप्शन और मिसमैनेजमेंट के आरोप लगे, लेकिन केस आगे नहीं चला। साल 1994 तक उनके काम से खुश होकर उन्हें सेंट पीटर्सबर्ग के डिप्टी मेयर बना दिया गया। ये पुतिन की पॉलिटिक्स में पहली मजबूत एंट्री थी, लेकिन किस्मत हमेशा एक लाइन पर नहीं चलती। साल 1996 में शहर का चुनाव हुआ, सोबचक हार गए और उसके साथ ही पुतिन की भी कुर्सी चली गई।
अब सवाल था कि यहां से आगे क्या, क्योंकि पुतिन का केजीबी का करियर खत्म हो गया था। सेंट पीटर्सबर्ग की पॉलिटिक्स हाथ से निकल गई थी। यहां से पुतिन ने वो कदम उठाया जिसने आगे की पूरी कहानी बदल दी। वो मॉस्को शिफ्ट हो गए। मॉस्को में पुतिन की मुलाकात वैलेंटिन युमाशेव से हुई, जो उस समय रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन के दामाद और करीबी थे। हम आपको बता दें कि वो शराब के शौकीन, अनियमित और कई करप्शन स्कैंडल से घिरे हुए राष्ट्रपति थे। टीवी पर कई बार उनके डगमगाते कदम, नशे में दिए गए भाषण और अजीबोगरीब हरकतें दुनिया भर में मजाक का विषय बनी थी। देश की इकॉनमी भी लगभग बर्बाद हो चुकी थी। यहां पर युमाशेव को पुतिन का ठंडा दिमाग, केजीबी का बैकग्राउंड और कम बोलो ज्यादा काम करो वाली स्टाइल पसंद आई। साल 1997 में येल्त्सिन ने पुतिन को प्रेसिडेंशियल स्टाफ में डेप्यूटी चीफ बना दिया। धीरे धीरे पुतिन सिस्टम के अंदर बढ़ते चले गए। कभी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस एफएसबी यानी केजीबी की उत्तराधिकारी एजेंसी के चीफ बने, कभी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी, और कुछ ही सालों में वो क्रेमलिन के अंदर सबसे भरोसेमंद और सबसे ताकतवर अफसरों में गिने जाने लगे। केजीबी का अनुभव उन्हें पावर का असली सिस्टम समझने के लिए मदद कर रहा था। उन्हें पता था कि कौन सा फोन किसके पास जाता है, कौन सा दस्तावेज किस टेबल पर होता है, किस मंत्री की कमजोरी कहां है। येल्त्सिन शराब और स्कैंडल में उलझे थे तो रोजमर्रा का बहुत सारा काम पुतिन जैसे अफसरों पर आ गया और धीरे धीरे येल्त्सिन का भरोसा पुतिन पर बढ़ता चला गया। 9 अगस्त साल 1999 को अचानक बोरिस येल्त्सिन ने पुतिन को रूस का एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना दिया। उस समय रूस में चेचन्या के इस्लामिक फाइटर्स ने बम ब्लास्ट और आतंकी हमलों के जरिए दहशत फैला रखी थी। अपार्टमेंट ब्लास्ट में सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। गुस्से से भरे रूस को एक सख्त जवाब चाहिए था और पुतिन ने वही दिया। उन्होंने चेचन्या को फुल स्केल वॉर का आदेश दिया, जिसे सेकेंड चेचन्या वॉर कहा गया। हजारों लोग इसमें मारे गए और शहर के शहर तबाह हो गए। लेकिन रूस के टीवी चैनलों पर बार बार एक ही बात दिखाई गई कि हमने 300 निर्दोष नागरिकों का बदला ले लिया। इस वॉर ने पुतिन की इमेज को रातों रात दुनिया के सामने बदल दिया। अब वो एक सख्त बदला लेने वाला, आतंकियों को खोज खोज कर मारने वाला लीडर बन चुका था। पुतिन का एक मशहूर डायलॉग है कि हम आतंकवादियों को बाथरूम तक में घुसकर मारेंगे। चेचन्या की तबाही ने रूस के अंदर पुतिन को हीरो बना दिया। भले ही दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में से ह्यूमन राइट वॉयलेशन के तौर पर देखा गया, लेकिन पुतिन रूस में हीरो बन चुके थे। दिसंबर 1999 में येल्त्सिन ने अचानक टीवी पर आकर कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं और मेरी जगह पुतिन एक्टिंग राष्ट्रपति होंगे। 31 दिसंबर साल 1999 की यह तारीख रूस के इतिहास में टर्निंग पॉइंट बन गई। मार्च 2000 में चुनाव हुए और पुतिन पहली बार आधिकारिक तौर पर रूस के राष्ट्रपति बन गए। जब पुतिन ने पहली बार 2000 में राष्ट्रपति पद संभाला तो रूस की हालत खराब थी। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद की अराजकता, माफिया, अचानक अमीर बने कारोबारी, करप्शन, सब मिलकर देश को खोखला कर रहे थे। इसके बाद पुतिन ने 2 काम किए। पहला, ओलिगार्क्स पर लगाम लगाया। दूसरा, स्टेट को फिर से ताकतवर बनाया। उस दौर में तेल और गैस की इंटरनेशनल कीमतें तेजी से बढ़ी। रूस की इकॉनमी जो ऑयल और गैस पर निर्भर थी, अचानक फलने फूलने लगी। साल 2000 से लेकर 2008 के बीच में रूस इकॉनमी में औसतन 7 तक की ग्रोथ देखी गई। लोगों की इनकम बढ़ी, गरीबी काफी हद तक कम हो गई। पुतिन ने इस बूम को अपने फेवर में इस्तेमाल किया। पेंशन बढ़ी, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी, फौज जो थी वो मॉडर्न होने लगी, शहरों में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बने। आम रूसी को लगा कि यह आदमी कितना भी सख्त हो, लेकिन यह हमारे लिए काम कर रहा है। और यही वजह है कि 2004 में जब चुनाव हुए तो पुतिन और भी ज्यादा वोटों से जीते। लेकिन पुतिन का मॉडल सिर्फ इकॉनमी पर आधारित नहीं था, वो पावर पर भी था। उन्होंने मीडिया पर कंट्रोल बढ़ाया। बड़े टीवी चैनल धीरे धीरे क्रेमलिन के करीबियों के हाथों में चले गए। जो ओलिगार्क पुतिन से भिड़े, जैसे कि मिखाइल, वो फ्रॉड और टैक्स चोरी केस में सालों के लिए जेल में भेज दिए गए। उनकी कंपनियां तोड़कर सरकारी कंपनियों को दे दी गई। कुल मिलाकर मैसेज साफ था, पैसा जितना मर्जी उतना कमाओ, लेकिन अब पुतिन के खिलाफ सियासत पे मत जाओ। इसके बाद पुतिन ने संविधान से भी खेल खेला और ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जिसमें कुर्सी कभी नहीं छूटने वाली थी। रूस के संविधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार से ज्यादा कार्यकाल तक राष्ट्रपति नहीं रह सकता। पुतिन साल 2000 और 2004 2 बार राष्ट्रपति बनकर उस लिमिट को पूरा कर चुके थे। अब 2008 आ रहा था, लोगों को लगा कि अब तो जाना पड़ेगा, लेकिन पुतिन ने केजीबी स्टाइल का एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ा, अपने करीबी दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया और खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब बाहर से देखिए तो सब कुछ नियमों के मुताबिक। राष्ट्रपति दिमित्री, प्रधानमंत्री पुतिन,
लेकिन असली पावर किसके पास थी, ये रूस में रहने वाला बच्चा बच्चा समझता था। इसी बीच साल 2012 में एक और बड़ा काम किया। संविधान ने बदलाव करके राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 6 साल करवा दिया गया। 2012 में एक बार फिर पुतिन राष्ट्रपति बने और इस बार 6 साल के लिए। 2018 में चौथी बार चुनाव जीता और 2020 में फिर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिससे संविधान में ऐसे बदलाव करवाए गए कि पिछले कार्यकाल रीसेट हो गए, यानी अब वो 2036 तक के लिए राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। 2024 का चुनाव इन्होंने जीता था, लेकिन उस दौर में भी पश्चिमी देशों और इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स ने इस चुनाव को फ्री फेयर मानने से इनकार कर दिया था और पुतिन पर धांधली के आरोप लगाए थे। लेकिन रूस के अंदर सिस्टम ऐसा है कि रिजल्ट वही रहता है जो क्रेमलिन चाहता है। अब सवाल है कि पुतिन के जब इतने दुश्मन हैं तो दुश्मनों का क्या होता है। तो रूस में पुतिन के खिलाफ बोलना कितना खतरनाक हो सकता है, ये कई उदाहरणों से दिखता है। मशहूर जर्नलिस्ट एना, जिन्होंने चेचन्या में रूसी सेना द्वारा किए जा रहे ह्यूमन राइट वायलेशन पर रिपोर्टिंग की, 7 अक्टूबर 2006 यानी पुतिन के जन्मदिन के दिन अपने अपार्टमेंट के बाहर उनकी लाश मिली, गोली मारकर हत्या की गई थी। कई लोग इसे साफ मैसेज मानते हैं कि जो ज्यादा सवाल पूछेगा उसका यही हाल होगा। इसी तरह कई विपक्षी नेता और व्यवसायी, कोई लंदन में जहर से मरा, कोई अचानक बीमार पड़ गया, कोई जहर के शक के साथ यूरोप भागा, कई जेल में बंद है। आलोचक कहते हैं कि रूस में सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि खुलेआम पुतिन के खिलाफ खड़ा होना लगभग खुदकुशी के बराबर है। 2023 में वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी ने खुलेआम रूस के मिलिट्री लीडर्स पर हमला बोला, मॉस्को की तरफ कूच कर दिया। इसे इम्यूनिटी कहा गया था। कुछ घंटों तक ऐसा लगा कि पुतिन का सबसे बड़ा मिलिट्री पार्टनर उनके खिलाफ हो गया है। बाद में समझौता हुआ, वो पीछे हट गए। कुछ हफ्ते शांत माहौल रहा और फिर एक खबर आई कि प्रिगोजिन का प्राइवेट जेट क्रैश हो गया, सबकी मौत हो गई। दुनिया भर में एक ही सवाल गूंजा कि क्या यह हादसा था या मैसेज। क्रेमलिन ने साफ तौर पर कोई जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन लोगों की सोच पर कोई कंट्रोल नहीं था और लोग वही सोच रहे थे जो इस वक्त आप अपने जहन में सोच रहे हैं। सवाल है पुतिन के परिवार का, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो पुतिन की कहानी को सबसे रहस्यमय बनाता है, उनका परिवार। 1980 के दशक में केजीबी में काम करते समय पुतिन की मुलाकात एक एयर होस्टेस ल्यूडमिला से हुई थी। दोनों की शादी साल 1983 में हुई। 1985 में बड़ी बेटी मारिया और 1986 में उनकी छोटी बेटी कैटरीना हुई। पुतिन जर्मनी में पोस्टिंग पर थे तो परिवार वहीं साथ था। दोनों बेटियां बाद में रूस लौटी, लेकिन पुतिन ने जानबूझकर उनकी पहचान, पढ़ाई, शादी सबको पब्लिक से दूर रखा। उन्होंने खुद इंटरव्यू में बस इतना कहा कि मेरी दोनों बेटियों की पढ़ाई रूस में हुई है, वो मॉस्को में रहती हैं और आम जिंदगी जीती हैं। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि मारिया ने मेडिसिन की पढ़ाई की और मेडिकल रिसर्च व बिजनेस से जुड़ी है, जबकि कैटरीना रॉक एंड रोल डांसर रह चुकी हैं और बाद में यूनिवर्सिटी व बिजनेस सर्कल्स जुड़ी। लेकिन ये अधिकतर मीडिया की खोज है। पुतिन ने कभी भी औपचारिक रूप से पब्लिक नहीं किया। वजह वही कि जितना कम दिखो उतना कम टारगेट बनोगे। पति पत्नी के रिश्ते की बात की जाए तो पुतिन और ल्यूडमिला के बीच दूरी बढ़ती गई। पुतिन की ऑफिशियल बायोग्राफी पर काम करने वाली नताल्या ने यह बताया था कि ल्यूडमिला को लगता था कि पुतिन उनसे प्यार नहीं करते, उनके पास परिवार के लिए समय नहीं है। पहले कार्यकाल में वो विदेश दौरों पर साथ दिखती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो गायब हो गई और 2013 में दोनों ने सार्वजनिक तौर पर अलग होने की घोषणा की। 2014 में तलाक की पुष्टि भी हो गई। इसके बाद से पुतिन की जिंदगी और रहस्यमय हो गई। एक तरफ अफवाहें कि ओलंपिक जिम्नास्ट एलिना के साथ रिश्ते, सीक्रेट बच्चे खबरें, पेरिस में पढ़ती उनकी नाजायज बेटी की कहानियां। कई रिपोर्ट में कहा गया कि पुतिन के और भी बच्चे हैं, लेकिन क्रेमलिन ने कभी कंफर्म नहीं किया। कुल मिलाकर दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी अपनी निजी जिंदगी को लगभग दुनिया से गायब रखता है। ना पत्नी का पब्लिक रोल, ना बच्चों की साफ तस्वीरें और ना पारिवारिक चेहरा। इसीलिए जब आज पुतिन किसी विदेशी दौरे पर आते हैं, जैसे भारत की यात्रा, तो उनके साथ दर्जनों मंत्री, जनरल, बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन परिवार का कोई सदस्य नहीं दिखता। यह भी एक तरह का मैसेज है कि मैं अकेला हूं, सिस्टम ही मेरा परिवार है। हालांकि पुतिन को लेकर अफवाहें भी बहुत ज्यादा हैं, और ये वो अफवाहें हैं जिनमें लोगों की उत्सुकता बहुत ज्यादा है। इतनी बातें पुतिन के बारे में क्यों उड़ती, ये भी अपने आप में एक खास कहानी है। लेकिन सबसे मशहूर अफवाह जो है पुतिन को लेकर, वो ये है कि पुतिन जवान रहने के लिए हिरण का खून पीते हैं। सींग से निकला लाल एक्सट्रैक्ट, जिसे कुछ जगहों पर मारल एटलर ब्लड या इसी तरह के नामों से आता है, वो शरीर में इंजेक्ट करवाते हैं। साइबेरिया में सच में ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जहां हिरण के नर्म सींगों से निकाले गए लिक्विड को हेल्थ के लिए अच्छा मानता है। लेकिन क्या पुतिन जवान रहने के लिए ऐसा करते हैं? इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है।
ये बातें ज्यादातर रूसी ब्लॉग्स, अफवाहों और एंटी पुतिन कैंपेन में इस्तेमाल होती है। हालांकि ये जरूर है कि 73 साल की उम्र में भी पुतिन घुड़सवारी, स्विमिंग, जिम, जूडो आदि करते हुए दिखते हैं और हमेशा उनकी इमेज जो है वो पोर्ट्रे की जाती है कि वो जवान हैं, फिट हैं और बहुत एनर्जेटिक, एक्टिव हैं। एक बड़ी अफवाह पुतिन को लेकर जो उड़ती है वो है हमशक्ल को लेकर। सोशल मीडिया और कई रिपोर्ट्स में अक्सर ये दावा होता है कि सिक्योरिटी रिस्क या फिर बीमारी को छिपाने के लिए पुतिन अलग अलग मौकों पर अपना हमशक्ल भेजते हैं, खासकर सार्वजनिक इवेंट्स में या ऐसे इलाकों में जहां पर सिक्योरिटी रिस्क ज्यादा होता है। कुछ लोग फोटो और वीडियो की तुलना करके बताते हैं कि असली पुतिन नहीं है, कोई और है। क्रेमलिन ने हमेशा इन आरोपों को हंसी में टाला या खारिज किया है, लेकिन जितनी ज्यादा सीक्रेसी उतनी ज्यादा अफवाहें, ये दुनिया का पुराना नियम है। असल बात यह है कि पुतिन ने अपनी पर्सनल स्टोरी, हेल्थ, फैमिली सबको इतना सीक्रेट रखा है कि खाली जगह अफवाहों से भर गई। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लीडर के बारे में आमतौर पर आप उसकी पत्नी, बच्चे, हॉबीज, बीमारी तक के बारे में खुलकर पढ़ सकते हैं, लेकिन पुतिन के केस में यह सब एक धुंधली परत के पीछे छिपा है। इसी से उनकी मिस्टीरियस इमेज और बढ़ती है। सपोर्टर कहते हैं कि वो खुद को प्राइवेट रखते हैं, विरोधी कहते हैं वो छिपा रहे हैं। अब परिवार से कहानी पुतिन की विदेश नीति की कर लेते हैं। पुतिन की कहानी अगर सिर्फ घरेलू पावर तक सीमित होती तो शायद इतने कंट्रोवर्शियल नहीं होते, लेकिन उनका असली खेल विदेश नीति और वॉर जुड़ा है। पुतिन ने कहां वॉर की। चेचन्या में सख्त एक्शन लिया, मिलिट्री एक्शन, जहां हजारों को मारा गया। 2008 में पुतिन ने जॉर्जिया पर हमला किया और उसे कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। साल 2014 में पुतिन ने यूक्रेन के क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया था। 2015 में सीरिया में असद सरकार के लिए रूस की मिलिट्री मदद की थी और 2022 में तो यूक्रेन पर फुल स्केल वॉर कर दी थी। ये सब पुतिन के उस माइंडसेट को दिखाते हैं जिसमें वो रूस को एक बार फिर से महाशक्ति के तौर पर दिखाना चाहते हैं और पश्चिमी देशों के बढ़ते इन्फ्लुएंस को सीधा खतरा मानते हैं। वो कई बार सार्वजनिक भाषणों में कह चुके हैं कि सोवियत यूनियन के टूटने को वो 20वीं सदी की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल त्रासदी मानते हैं। उनका यह मानना है कि नेटो धीरे धीरे रूस को घेर रहा है, पहले पोलैंड, फिर बाल्टिक देश और अब यूक्रेन। उनकी नजर में अगर रूस सख्ती नहीं दिखाई तो एक दिन नेटो उसकी सीमा पर खड़ा होगा। यही सोच उनके हर बड़े सैन्य फैसले के पीछे दिखाई पड़ती है। यूक्रेन वॉर ने रूस को इंटरनेशनल स्तर पर अलग थलग कर दिया है। भारी सैंक्शंस लगे हैं, लेकिन रूस ने अपनी ऑयल गैस का रुख एशिया और दूसरे देशों की तरफ मोड़कर अपने लिए रास्ता निकाल दिया। पुतिन के आलोचक कहते हैं कि ये वॉर रूस को बर्बाद कर देगी। समर्थक कहते हैं कि लड़ाई रूस को सिक्योरिटी देगी और उनके सम्मान की लड़ाई है, और शायद इन्हीं दोनों के बीच सच भी कहीं है। लेकिन इतना तय है कि पुतिन ने दुनिया को मैसेज दे दिया है कि अगर रूस को लगेगा कि उस पर खतरा है तो वो टैंकों का इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हटेगा। अंत में सवाल ये उठता है, पुतिन कौन है? हीरो है, विलन है या सिस्टम की पैदावार? वापस ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों उन पर इतनी अफवाहें हैं और कैसे उनके दुश्मन टिक नहीं पाते? अगर कहानी को आपने शुरू से सुना होगा ध्यान से, तो आप ये समझ पाएंगे कि 2-3 चीजें दिखती हैं। पहला, कठोर बचपन और युद्ध की छाया। भूख, गरीबी, 2 भाइयों की मौत और युद्ध से तबाह शहर ने पुतिन को बचपन से ही सख्त बनाया। दूसरा, केजीबी ट्रेनिंग, सीक्रेसी, कंट्रोल, लोगों की कमजोरियां पकड़ना, सिस्टम को अंदर समझना, ये सब कुछ उन्हें केजीबी से मिला। सही समय, सही जगह। सोबचक के साथ सेंट पीटर्सबर्ग की पॉलिटिक्स, फिर येल्सिन के साथ क्रेमलिन की तरफ उछाल, ये सब पॉलिटिकल किस्मत और पुतिन की प्लानिंग का कॉम्बिनेशन था। सख्त इमेज और पावर का बैलेंस। चेचन्या से लेकर यूक्रेन तक पुतिन ने दिखाया कि अगर वो फैसला लें तो दुनिया की नाराजगी की परवाह नहीं करते, लेकिन अपने देश के लोगों को वो ताकत का सपना बेचते रहते हैं कि रूस फिर से महान बनेगा। अफवाहें उनको लेकर इसलिए उड़ती हैं क्योंकि जानकारियां कम है, सीक्रेसी ज्यादा है, परिवार दूर है, हेल्थ पर कोई अपडेट नहीं है, प्राइवेट लाइफ पर्दा है। कहानियां अपने आप गढ़ती हैं, हिरण के शक्ल में, हमशक्ल के शक्ल में, अमरता के शक्ल में। पुतिन का सिस्टम इतना फोकस्ड है कि कोई भी बड़े स्तर पर उनके खिलाफ चुनाव जीतने का सपना देखता ही नहीं है। जो कोशिश करते हैं, अक्सर उनकी कहानी किसी एक रास्ते पर खत्म हो जाती है, चाहे वो रास्ता जेल का हो, देश निकाला हो या फिर मौत का। अब आखिरी सवाल, क्या जिसने उन्हें राष्ट्रपति बनाया पुतिन ने उसे रास्ते से हटाया था? क्योंकि एक अफवाह ये भी है, ये बात थोड़ी सिनेमैटिक है, हालांकि आंशिक रूप से सच है। येल्सिन ने पुतिन को ऊपर उठाया, पर आज रूस में ताकत किसके पास है वो दुनिया जानती है। पुतिन ने उन्हें और उनके परिवार को कानूनी कार्रवाई से बचाने का वादा किया, लेकिन सत्ता पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। आज रूस की पूरी पॉलिटिकल मशीनरी, मिलिट्री, इंटेलिजेंस, मीडिया किसी न किसी रूप में पुतिन की पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द घूमती है।
और यही पुतिन को खास बनाती है। ये कहानी उस पुतिन की थी जो लेनिनग्राद के कम्युनल कमरे से निकलकर केजीबी के दफ्तर, डेस्ड्रिन के सड़कों, क्रेमलिन के गलियारों और यूक्रेन के युद्ध के मैदान तक पहुंच गया। वो किसी के लिए हीरो है, किसी के लिए विलन। ये आपके नजरिए पर तय करता है, ये फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं। लेकिन इतना जरूर तय है कि 21वीं सदी की जो भी सबसे बड़ी कहानियां इतिहास से किताबों में लिखाई जाएंगी, उसमें व्लादिमीर पुतिन का नाम बिना शक के दुनिया में हमेशा सबसे ऊपर के पन्नों में रहेगा। अब ये पन्नों में तारीफ में होगा या कटघरे में, ये आपकी सोच पर हम छोड़ देते हैं। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, इस कहानी को सुनने के लिए। कोई और कहानी आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इतनी लंबी कहानी सुनी है, हमसे जुड़िएगा भी, सब्सक्राइब कीजिएगा, रिश्ते को मजबूत कीजिएगा और वो व्हाट्सएप चैनल भी जुड़िएगा ताकि कहानी आप तक और पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।